आपको कितनी सीटें? आप तो पत्रकार हैं, आप अच्छी तरीके से जानती हैं, जब कुत्ता आदमी को काटता तो खबर नहीं बनती है, जब आदमी कुत्ते को काटता तो खबर बनती। सर 400 पार का दावा तो कर दिया आपने, लेकिन 2 करोड़ रोजगार का क्या होगा? और जो 38% IITians को जॉब नहीं मिल रही उसका क्या होगा? आपके अच्छे दिन तो आ गए, आप तो 137 करोड़ का गूगल ऐड कर रहे हो, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे ये बता दो। मेरा नाम अनुराधा कश्यप है। मेरा सवाल बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता से है। एक तरफ तो आप हिंदुत्व की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप बीफ कंपनी से चंदा क्यों लेते हैं? आज की तारीख में नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। आज की तारीख में कोई पॉलिटिकल पार्टी चंदा नहीं लेती है, चंदा दिया जाता है। अब कौन हमें चंदा दे रहा है, वो बीफ बेच रहा है कि क्या कर रहा है, ये तो हमारी जानकारी में नहीं है। अच्छा सर, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि विपक्ष की घोषणा पत्र की ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी वालों की घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है, अगले 5 साल में क्या होगा, उसका कुछ नहीं पता है। ये बताया जा रहा है कि 2047 में हम डेवलप देश होंगे, अगले 5 साल में हम क्या करेंगे वो बता दीजिए। आखिर मोदी जी कब तक मंदिरों के नाम पे लोगों का मन भटकाएंगे और विकास को ऐसे ही रोकते रहेंगे? मंदिर बनाने से कुछ थोड़ी होगा। इससे बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जो जब भी हमने सर्वेक्षण किया, तकरीबन 70-80% लोग कहते हैं पहले से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। अजय जी देखिए, 6 चरण के चुनाव 90% सीटों पर वोटिंग हो चुका है, लेकिन बड़े जो मुद्दे बने उसके नजरिए से समझते हैं। महंगाई, बेरोजगारी खास तौर पर एक अंडरकरेंट इस मुद्दे का दिखा है। आपको लगता है कि ये आपके लिए वो 400 पार वाले सपने के लिए बड़ा डेंट हो सकता है? आपकी नजर में क्या मुद्दे हावी रहे, और अगर बेरोजगारी रहा, चैलेंज नहीं है? कितनी प्यारी बात करती है रे तू। देखिए अंजना जी, देश जब से आजाद हुआ 1952 से, जब से चुनाव होने लगे, हर चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। हर 5 साल के बाद आज जो महंगाई है 5 साल बाद थोड़ी बढ़ेगी, ये सब जनता भी जानती है। ओ अच्छा, आपने कहा कि 272, अभी आप इंट्रोडक्शन में बोली कि 272 भी आएंगे कि नहीं, चुनौती बनेगी। अरे 224 सीटों पे 55% मत आया था हमें, बाकी 50 सीटों पे हमें 48 से 50% के बीच में आया। 274 तो यही हो जाते हैं। 400 हम कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि 400 पार एक रियलिटी होगी इस बार। ऐसा लगा मेरा और लगभग 1,82,000 करोड़ रुपए पकड़ के ईडी और सीबीआई ने जमा कर लिए, इसलिए बदलाव चाहते हैं। बेल वाले को सत्ता में लानी है, इसलिए बदलाव चाहते हैं। ठीक है, यही से आप जवाब उसका दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, इसलिए जनता बदलेगी। देखिए बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। चंदा लो धंधा दो, हफ्ता वसूली, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घोटाला, सबने देख रखा है सच्चाई क्या है भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी लड़ाई की। अब शायद इन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी अक्सर मुद्दे रहते हैं, लेकिन इस बार वो मेन मुद्दे बन गए हैं इस चुनाव के। शुरुआत में मोदी जी बड़े कॉन्फिडेंट थे, 400 पार का नारा था, मोदी की गारंटी, विकास, और सीधा फिर पहुंच गए गाय पे, भैंस पे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कांग्रेस आपकी भैंस छीनेगी, आपके गहने छीनेगी। क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा घोषणा पत्र है और जो मुद्दे हमने उसमें उठाए वो लोगों तक पहुंच गए। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय हमें मुद्दे जिसके बारे में जानकारी मिली, हमें पता चला कि ये लोगों की प्राथमिकताएं हैं और इन्हें हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला, और इससे कनेक्ट हुआ, इसलिए ये जाके सबसे अहम मुद्दे बन चुके हैं देश के, महंगाई, बेरोजगारी और कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ 2 एनालिस्ट के तौर पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, मैं ना तो प्रदीप जी की तरीके से और ना ही संजय जी की तरह सेफोलॉजिस्ट में नहीं हूं। हाँ। और इसलिए मैं कोई प्रेडिक्शन भी नहीं करूंगा। लेकिन मैं 2-3 चीजें बड़े आराम से इस वक्त जो देखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं संजय जी की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि 2014 में जिस तरीके से एक वेव आपको दिखाई पड़ रही थी, एक राष्ट्रीय नैरेटिव, नेशनल नैरेटिव दिखाई पड़ रहा था कि भाई कांग्रेस के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा था। वो मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। 2019 में आप देखिए बालाकोट का मसला था, पाकिस्तान को घुसकर मारने वाली बात थी। 2024 के चुनाव में वो पूरी तरीके से गायब है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नाकामी है। अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स आज की तारीख में 2014-2019 की तुलना में बहुत ज्यादा है। दूसरा, ग्राउंड लेवल पे मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विपक्षी पार्टियों के बीच में, रीजनल पार्टियों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। वो अच्छा कोऑर्डिनेशन है। बात तो सही है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दिक्कतें आई, लेकिन वो आप उसका कहीं नजर नहीं आ रहा है। और कम से कम 4 ऐसे स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत निराशा का सामना करना पड़ सकता है। एक उत्तर प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान और चौथा कर्नाटक। मैं इसमें जानबूझकर महाराष्ट्र और बिहार का जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत प्रेडिक्टेबल लाइंस पे वहां पे है। समझ रहे हो आप? लेकिन इन 4 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अगर सीटों का नुकसान हो रहा है, जैसा कि मैं मानता हूं, तो इनको कहीं और से गेन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ, पश्चिम बंगाल के अंदर वो गेन कर सकते हैं, ज्यादा गेन नहीं कर सकते। तेलंगाना भी वो मान रहे हैं कि गेन करेंगे। तेलंगाना, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तेलंगाना में आप पिछली बार 4 सीटें थी, कांग्रेस के पास 3 सीटें थी। आज वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो 4 से बढ़ के आप 6 हो जाएंगे। 4 से बढ़ के आप 16 नहीं हो रहे ना।
आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। या अगर आप 17 सीटें हैं, वो कह रहे हैं 10 के आसपास जीतेंगे। उनकी बात पर आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं आशुतोष जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कहीं से भी कि कोई वेव नहीं दिख रहा है, कोई ये नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो चाहे विरोधी हो, हमारी ही सीटों की गणना करो। आपका क्या हाल है जनाब अली, अपना तो बताइए। इस पर वो बोलना चाह रहे हैं कितनी सीटें अच्छा हैं। जी, आप तो पत्रकार हैं, आप अच्छी तरीके से जानती हैं, जब कुत्ता आदमी को काटता तो खबर नहीं बनती है, जब आदमी कुत्ते को काटता तो खबर बनती। भारतीय जनता पार्टी आज 325 के ऊपर की सीटें उसके पास हैं। अगर वो सीटें लूज कर रही हैं तो ये सबसे बड़ी खबर है। ये हुई ना बात। खबर तो यह है कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता के बावजूद, अमित शाह जैसे चाणक्य के बावजूद, अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटती हुई दिखाई पड़ रही हैं तो चर्चा उसी पे होगी और हर प्लेटफॉर्म पे चर्चा होगी और हर आदमी उसी की बात करेगा। अजय, ये फंस गया। बीजेपी की चिंता, मैं ये तो नहीं कह रहा मेरी मंगलसूत्र कोई लेके जा रहा है। जब आप इस तरीके के तर्क देने लगे और ये कह रहे हैं कि मैं तो कभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करता। अरे भैया, अगर आप हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते थे 2002 के बाद की राजनीति कौन सी कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं रहेगी। सही पकड़े हैं। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। मैं बनारस से हूँ और 2014 में मोदी जी ने नमामि गंगे स्कीम के अकॉर्डिंग बोला साफ हो जाएगा, लेकिन अभी भी आप जाके देखेंगे गंगा वैसे ही गंदा है, अभी तक साफ नहीं हुआ। आखिर मोदी जी कब तक मंदिरों के नाम पे लोगों का मन भटकाएंगे और विकास को ऐसे ही रोकते रहेंगे? मंदिर बनाने से कुछ थोड़ी होगा ऐसे। जो लाखों लोग जा रहे हैं वो आज आराम से डुबकी ले रहे हैं गंगा में। गंगा साफ हो रही है, जितना बचा खुचा वो भी हम ही करेंगे। कितने साल नहीं हो गए? आप गंगा नदी कहां से शुरू होती है कहां खत्म होती है वहां पे देखिए आप। तुमसे ना हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है, सर 400 पार का दावा तो कर दिया आपने, लेकिन 2 करोड़ रोजगार का क्या होगा? और जो 38% IITians को जॉब नहीं मिल रही उसका क्या होगा? आपके अच्छे दिन तो आ गए, आप तो 137 करोड़ का गूगल ऐड कर रहे हो। हमारे अच्छे दिन कब आएंगे ये बता दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई पूरे देश के अच्छे दिन आ गए। आप गूगल रखे हुए मोबाइल में, जरा खोलिए स्कॉच की रिपोर्ट खोलिए जरा। स्कॉच? आप देखिए स्कॉच कमेटी जो इसने रिपोर्ट दी है कि अरे भैया SOC सीधे स्कॉच कहां से आ गया? मैं बता रहा हूँ ना, अनएम्प्लॉयमेंट पे उसका जवाब दे रहा हूँ। आपको स्कॉच याद आ रहा है? नहीं, उसी की कमेटी की अरे मैं डर रिपोर्ट। गया कि आप स्कॉच की बात कर रहे हैं। एक मिनट, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। अब आए ना लाइन पे। 40 करोड़ रोजगार, 50 करोड़ 40 लाख रोजगार जनरेट हुए पिछले 10 साल में, ये अध्ययन की रिपोर्ट कहती है। आप रोजगार का मतलब क्या समझते हैं? सरकारी नौकरी 40 करोड़ नहीं जनरेट हो सकती। अंजना जी, जी ने 2 छोटा- करोड़ छोटा- रोजगार छोटा कहा तीन था, सवाल मोदी जी ने है। उससे ज्यादा अंजना रोजगार जी, मैं जनरेट साफ हुए। कहता हूं, ये क्या बात करता है यार। चुनाव दर हमने आपको दिखाए, लेकिन अब बारी है अंताक्षरी की, जिसके लिए अंजना ओम कश्यप मेरे साथ जुड़ गई हैं इस समय। अब हम यहाँ चालू करेगा डर का बिजनेस। हम दिखा, आजा। चलिए, बार बार कहते हैं 70 साल में क्या हुआ। हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं ये लोग। एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हिसाब देने में इनकी जान निकल गई, आज भी छुपाते फिर रहे हैं। बात तो सही है। एक PM केयर फंड का और दे दीजिए हिसाब, पूरे देश को पता चल जाएगा कितनी भ्रष्टाचारी सरकार है ये। और बीजेपी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का पैसा पूरी तरह से इन्हीं कामों में खर्च करती है। MLA खरीदो, सरकारें गिराओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जिस दिन सारी परतें खुलेंगी, मैं तो चैलेंज करता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि PM केयर फंड, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं प्राइवेट संस्था है ये, प्राइवेट ट्रस्ट है ये RTI के दायरे में नहीं आती है। पैसा दे के आप टीवी चैनल पे ओपिनियन पोल चलवाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पता चलेगा पैसा क्यों लिया गया। हम पूछना पैसा फेंक, तमाशा देख, ये बिक गई। अन्ना दो। ये क्या है? इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? अभी बता है भाई, अभी बता है। के बाद जब चुनाव आया है तब बीजेपी को चंदा मिला है। आप देखिए किस तरह से कंपनी के बारे में थे तो आपको ज्यादा पैसा मिलता था, आप भी यही करते हम तो कह रहे हैं कि 10 साल हो गए ना, आपकी सरकार है, आपकी सरकार पकौड़े चल रही है क्या? अरे रुको जरा, सब्र करो। पहले सीधे रुक कर लेते हैं अंजना ओम कश्यप का। आज भारत ने जिस तरह से जवाब दिया और फर्स्ट लेडी स्नेहा दुबे की ओर से जो बातें कही गई, अंजना सीधे उनसे बातचीत करेंगी। अंजना, इस वक्त आज तक पर सीधा चलते हैं। एक सेकंड, हमारे साथ स्नेहा दुबे यहाँ पर मौजूद हैं। स्नेहा दुबे वही अधिकारी है, फर्स्ट सेक्रेटरी, जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना।
ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है, सबने आपका यूएन में जो आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है ये। हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया। आपने वहाँ पर अपनी बात कह दी है, जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहाँ पर कह दी है अपनी तरफ से। सरक उधर। अच्छा बात नहीं है। अंजना मोदी मुर्दाबाद। म्यूजिक। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।